जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहसा मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग समाधिके। जैन कॉस्मोलॉजी को अपन पढ़ रहे हैं और तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय जो है वो अपना यहाँ पर चल रहा है। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय के माध्यम से अभी तक हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। और तीन लोक का क्या स्वरूप है, क्या डायमेंशंस हैं, बातवलियों का क्या स्वरूप है, अधोलोक की क्या स्थिति है, वहाँ नारकी जीव कैसे रहते हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, कितने पटल हैं, कितने बिल हैं, नारकी जीवों की क्या स्थिति है। ये सारे हम अधोलोक की चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन रहता है, क्या क्या स्थिति है। मध्य लोक की चर्चा के अंतर्गत हम देख रहे थे कि उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप और समुद्र में से हमारे लिए प्रयोजनभूत जो शुरुआत के 2.5 द्वीप है उसको हमने समझा। वहाँ क्या स्थिति है, किस प्रकार से वहाँ रहते हैं, है ना, कैसे कैसे क्षेत्र हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, उनका क्या स्वरूप है ना। ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर समझा था। अब अपनी चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। और बीच में जब हम चर्चा कर रहे थे कि भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, और उसमें 6 खंडों में वह विभाजित हो जाता है। 5 मलेच्छ खंड होते हैं, एक आर्य खंड होते हैं, अपन आर्य खंड में रहते हैं। बाकी के 5 मलेच्छ खंड हैं, मलेच्छ खंड में भी मनुष्य रहते हैं, आर्य खंड में भी मनुष्य रहते हैं। तो वहां पर ये प्रश्न उपस्थित हो रहा था कि मनुष्य कौन है, कैसे हैं, ये मले आर्य और ये मलेच्छ, ये भेद क्या होता है, आर्य किसे कहते हैं, मलेच्छ किसे कहते हैं। आइए अब उसी की चर्चा जो है वो यहाँ पर आ रही है, उसको अपन समझते हैं। सूत्र दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ सर, 36 सूत्र दिख रहे हैं। ठीक। ये सारे सूत्र जो भी हम पढ़ रहे हैं ये दिगंबर एडिशन में मिलते हैं तत्वार्थ सूत्र के ना। श्वेतांबर एडिशन में बहुत सारे जो अभी हमने पहले पढ़े, भाई ये देख रहे हैं, इसमें काफी सूत्र जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए, तो थर्ड चैप्टर जो है श्वेतांबर एडिशन का वो काफी छोटा है ना, उसमें बहुत कम सूत्र हैं। और दिगंबर का जो एडिशन है उसमें अधिक सूत्र हैं। तो अपन दोनों पढ़ लेते हैं ताकि कोई विषय वस्तु जो है वो अपनी छूट ना जाए, है ना, अपन को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, सूत्र समझते हैं अपन। आर्याम मलेक्षाश्च। अब आर्य और मलेक्षाश्च माने मनुष्य जो हैं, उन मनुष्यों के दो भेद करते हुए कहते हैं मनुष्य दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं? आर्य मनुष्य और मलेच्छ मनुष्य।
अब आर्य मनुष्य भी जो होते हैं ना, वो आर्य मनुष्य और मलेच्छ मनुष्य जो हैं उनको आइए समझते हैं। आर्य मनुष्य भी जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक जो रिद्धि प्राप्त होते हैं, जिन्हें रिद्धियां होती हैं, और एक जो रिद्धि प्राप्त नहीं होते। तो रिद्धि प्राप्त मनुष्य और बिना रिद्धि के। अब रिद्धि प्राप्त नहीं माने रिद्धि होना और नहीं होना, तो कौन कौन सी रिद्धियां होती हैं? देखिए, जो 8 प्रकार के 64 रिद्धियों में से किसी भी एक या एक से अधिक रिद्धियों को प्राप्त होते हैं, तो उनको बोलते हैं रिद्धि प्राप्त आर्य। और जिनको इनमें से कोई रिद्धि प्राप्त नहीं होती, उनको बोलते हैं बिना रिद्धि वाले आर्य। ठीक है। अब बिना रिद्धि वाले आर्य भी हैं, उनके भी फिर 5 भेद होते हैं। ये भी बहुत अपने आप में डिटेल है। मैं आपको बता देता हूँ, इतना डिटेल में आपको लिखना नहीं है ना, तो परेशान मत होइएगा। अब 2 प्रकार के आर्य जो हैं वो रिद्धि प्राप्त आर्य और अरिद्धि प्राप्त आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्य की तो हमने देख लिया, जिनको रिद्धियां होती हैं। लेकिन जो बिना रिद्धि वाले होते हैं उनके भी क्षेत्र, जाति, कर्म, चारित्र, दर्शन आदि के भेद से उनके और भेद होते हैं। ठीक है। अब क्षेत्र आर्य का मतलब क्या होता है? क्षेत्र आर्य का मतलब होता है कि जो अच्छे क्षेत्र में जन्म लेता है, जैसे कि काशी है, अयोध्या है ना, इन अयोध्या आदि क्षेत्रों पे जो जन्म लेने वाले जीव हैं, वे मनुष्य क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। अच्छी जाति में जन्म लेना माने अच्छे वंशों में जन्म लेना। इक्ष्वाकु वंश है आदि है, जिसमें ऋषभदेव, भरत, राम, लक्ष्मण आदि सभी जन्म लेते हैं, है ना, सभी ने जन्म लिया है। ऐसे जो इक्ष्वाकु आदि अच्छे वंशों में जन्म लेना, वह जाति आर्य मनुष्य कहलाते हैं। ठीक है। और कर्म से जनित आर्य क्या कहलाएंगे? है ना, जो सावध्य कर्म करते हैं अथवा असावध्य कर्म करते हैं, असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, है ना, जो इस प्रकार के काम करते हैं वो शिल्प कर्म आर्य कहलाते हैं। जो व्यापार आदि करते हैं वो वणिक कहलाते हैं। जो कृषि आदि करते हैं वो कृषि कर्म आर्य कहलाते हैं ना। इस तरीके से आर्य के भेद हैं। तो और जो इन सब सावध्यों के त्यागी होते हैं, ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती, अणुव्रती, महाव्रती जो हैं, वे असावध्य कर्म आर्य हैं, वे कहलाते हैं। फिर चारित्र आर्य से भी दो तरीके की, जो स्वयं उपदेश से, बिना किसी के उपदेश से स्वयं में भी चारित्र का पालन करते हैं, अथवा जो किसी के उपदेश से चारित्र का पालन करते हैं, है ना, इस तरीके से कहलाते हैं। और मलेच्छ जो होते हैं, वो मलेच्छ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो कर्म भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य, मलेच्छ खंड में जो है। ठीक है। और दूसरे हैं जो अंतर्द्वीपज होते हैं। अंतर्द्वीपज समझते हैं? एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच में जो होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और उनका क्या स्वरूप है। ठीक है। जिनको हम कुभोग भी कहलाते हैं, है ना, वो कुमानुष भी कहलाते हैं। कुभोग भूमि वाले भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं और कुमानुष भी कहलाते हैं। कौन होते हैं, कैसे होते हैं, आकृति आदि वो भी अपन समझेंगे। तो इस तरीके से आर्य के और मलेच्छ के दो दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? है ना, एक रिद्धि प्राप्त आर्य, एक रिद्धि अप्राप्त आर्य। और मलेच्छ के भी कर्मभूमि मनुष्य, कर्मभूमिज मलेच्छ और अंतर्द्वीपज जो मलेच्छ हैं वे। ये आर्य की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। आर्य का साधारण अर्थ जो होता है, अभी हमने जितने प्रकार के आर्य देखे ना, उसमें सब कुछ ना कुछ इसमें गर्भित हो ही जाता है कि आर्य वे होते हैं जहाँ धर्म की प्रवृत्ति होती है, जो धर्ममय अधिक लगे होते हैं, जो धर्म कर सकते हैं, तो जिसमें धर्म की प्रवृत्ति होती है, जिसके उच्च गोत्र का उदय होता है, जो अच्छे गुणवान द्वारा, जो स्वयं गुणों के स्वामी होते हैं, अथवा जो गुणों के धारी हैं, उनके द्वारा जो सेवित हैं, माने उनके उनके द्वारा जिनकी सेवा की जाती है, और जो अच्छे पुण्य क्षेत्र में जन्म लेते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? वे सब आर्य कहलाते हैं। मलेच्छ कौन कहलाते हैं? मलेच्छ वे कहलाते हैं जो इसके अपोजिट हैं, जो धर्म क्रियाओं से रहित हैं, है ना, जिनकी नीच गोत्र का उदय है, जिनका आचार, खाना पीना ये सब असभ्य होता है, और जो पाप क्षेत्र में जन्म लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं मलेच्छ।
अब मलेच्छ जो है वो दो जगह पर है। आपको पता है चक्रवर्ती की जो शादियां होती हैं, वो चक्रवर्ती की शादियां भी जो होती हैं उसमें खूब मलेच्छ खंड की जो है वो होती हैं। मलेच्छ खंड के जो हैं वो फीमेल्स को ला करके उनसे विवाह करते हैं और फिर यहाँ पर आर्य खंड में उनको रखते हैं। अब ये अंतर्द्वीप क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अंतर्द्वीप का। देखिए, अंतर्द्वीपज जो मलेच्छ होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। जैसे लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र जो है ना, कहाँ पर है ये लवण समुद्र? लवण समुद्र कौन से द्वीप के बाद आता है, बताइए। जम्बू द्वीप के बाद। हाँ। और कालोदधी समुद्र कहाँ है ये कालोदधी समुद्र? सर धातर खंड के बहुत अच्छे, आगे बहुत पीछे। अच्छे सुमन जी, सही उत्तर दिया सुमन जी ने ना। धातकी खंड के बाद जो आता है वह कालोदधी समुद्र आता है। अब जैन दर्शन के अनुसार, जैन कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग, लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में, इनमें भी अंदर द्वीप है ना। इनमें भी अंदर, इन समुद्रों के अंदर भी 48 द्वीप हैं ईच, लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र। और इन अंतर्द्वीपों में बहुत ही अजीब मनुष्य जो है वे निवास कर। अजीब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी तरह नहीं, ठीक है। जैसे हम रहते हैं, हमारा जो मन, हम मने एक, हम जो मनुष्य के रूप में रहते हैं उस प्रकार के मनुष्य नहीं रहते। तो कैसे मनुष्य होते हैं, देखिए। हम्म, इनको कुमानुष कहते हैं। ये जो कुमानुष होते हैं ये कुभोग भूमि कहलाती है। होते तो ये भोग भूमि के ही हैं, है ना, लेकिन कुभोग भूमि जो है वो कहलाते हैं। कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं गुफाओं, पेड़ों में, ठीक है। क्या खाते हैं? मिट्टी, फूल, ऐसी चीजें खाते हैं। इनकी आयु कितनी होती है? इनकी आयु होती है एक पल्ले की। होता है तो ये मनुष्य हैं, क्योंकि इनके मनुष्य नाम कर्म का उदय होता है। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य उसे कहते हैं जिसके मनुष्य नाम कर्म का उदय होता है। तो इनके मनुष्य नाम कर्म का उदय होता है, लेकिन इनके अंग जो होते हैं वो तिर्यंचों जैसे होते हैं। जैसे बॉडी है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लेकिन चेहरा जो है वो शेर जैसा, कभी बकरी जैसा, उल्लू जैसा, गधे जैसा, है ना, ऐसे विविध प्रकार के, लोमड़ी जैसा, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार वाले मुख वाले ये होते हैं, ठीक है। अटपटे से दिखते हैं, बहुत ही अजीब से दिखते हैं। किसी के एक पैर है, किसी के पूंछ है, माने पूंछ वाले मनुष्य, सींग वाले मनुष्य, है ना। ऐसे ये मनुष्य होते हैं। बहुत लंबे लंबे कान होते हैं इनके। अब आप कहेंगे कि सर कितने लंबे हो जाएंगे? अरे इतने लंबे कान होते हैं, ऐसा कहा जाता है, इतने लंबे कान होते हैं कि ये अपने कानों को ओढ़ करके सो जाते हैं। जैसे आप कंबल को ओढ़ करके या चादर को ओढ़ करके सोते हो ना, वैसे इनके कान इतने बड़े होते हैं कि ये कान को ओढ़ करके ये सो जाते हैं। तो इस तरीके से अजीब और गरीब आकृति वाले जो हैं ये उपभोग भूमि के जीव होते हैं, जो कि अंतर्द्वीप में पाए जाने वाले होते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी मलेच्छ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कुभोग भूमि के जीवों का हमने वर्णन पढ़ा, और इस अपेक्षा से हमने देखा कि क्या मलेच्छ है और क्या आर्य है। तो आर्य मनुष्य कौन है और मलेच्छ मनुष्य जो है वो कौन है, ठीक है। एक साधारण धारणा बन जाती है कि भारत जो है वो आर्य है और विदेश वाले जो हैं वो मलेच्छ हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सब आर्यखंड के ही भेद हैं, सब आर्यखंड के ही अंतर्गत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर।
अब कहाँ कहाँ पर कर्म भूमियां होती हैं, किधर किधर कर्म भूमि है? भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य। देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा, माने देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर, कहाँ है ये देव कुरु और उत्तर कुरु? किधर मिलेंगे? सर एक भरत क्षेत्र और एक एरावत क्षेत्र में। ओ सॉरी, मेरा म्यूट हो गया अपने आप। हाँ बताइए कैसे? भरत और ऐरावत क्षेत्र में कैसे, कहाँ है? भरत ऐरावत क्षेत्र में कहाँ है देव कुरु और उत्तर कुरु? जैसे रम्यकवास और हिरण्यकवास है उसके आगे कुछ देव गुरु उत्तर गुरु। बाकी किसी को और कुछ कहना है कि इसी को, इसी आंसर को लॉक कर दूं? तो कालो नदी समुद्र के पार, उधर उधर मतलब उत्तर कुरु और देव कुरु है कालो नदी समुद्र के बाद। चलो, मैं थोड़ा सा है आप लोगों की मदद कर देता हूँ। जम्बूद्वीप का नक्शा दिख रहा है ये आपको स्क्रीन पे? नहीं सर, हाँ सूत्र सर। दिख रहा है मेरा इसमें तो नहीं। स्क्रीनिंग में बहुत दिक्कत आने लग गई है, हाँ पता हाँ नहीं। अभी दिख रहा है sir। दिख रहा है, अभी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। चलो अब ढूंढ के बताओ इसमें देव कुरु और उत्तर कुरु कहाँ है। मैं 2-3 बार पूछ चुका हूँ, आप लोग हर बार गलत बताते हैं। महाविद्य क्षेत्र के आजू बाजू। कहाँ दिख रहा है देव कुरु उत्तर कुरु, बताइए। और महाविद्य क्षेत्र के वो 16 खंड के बीच में। हम्म। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इंदिरा जी मिला आपको? मीनाक्षी जी, गीता जी, दिख रहा है? किधर है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर, बट मेरे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। आपको स्क्रीन नहीं दिख? मेरे मेरे ही नेटवर्क इश्यू है सर इसमें। अच्छा अच्छा, बाकी सबको तो दिख रहा है ना? पर्वत के ऊपर और नीचे की तरफ उत्तर कुरु ऊपर है और देवकुरु नीचे की तरफ। हाँ, दिख रहा है ना सभी को, मिल गया ना? देवकुरु और उत्तर कुरु कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? जम्बूद्वीप का है सर। जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में भी क्षेत्र है ना, कौन कौन से क्षेत्र हैं? महाविद्य क्षेत्र के हिस्से से देवपुर और उत्तरपुर। हम्म। अच्छा, विदेह क्षेत्र में कौन सी भूमि होती है? कर्म भूमि होती है कि भोग भूमि होती है? कर्म भूमि। कर्म भूमि। कैसे? कुछ चौथा आरा चलता है हम्म। महाविद्य क्षेत्र में। बहुत अच्छे। कोमल जी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। आप नहीं सभी लोगों सर, से भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, जो लोग पढ़ा नहीं हुआ है। बोल रहे हैं। ठीक है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्लास में है या नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होइए, थोड़ा हम क्लास को इंटरेक्टिव बनाते हैं, ताकि मैं भी समझ सकूं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना हम एक ही ट्रैक पे हैं कि नहीं। पता चला मेरा कॉस्मोलॉजी अलग चल रहा है, आपका कॉस्मोलॉजी कुछ और है ना, तो ऐसे डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। हम लोग इक्वली सेम है ना पाथ पे हैं, सेम पढ़ रहे हैं, सेम आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझ में आ रहा है, वो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ। बट मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मना पर ज्ञान नहीं है मेरे पास, अवधि ज्ञान नहीं है मेरे पास। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं,
मैं सुनूंगा नहीं, मुझे श्रुत ज्ञान नहीं होगा, श्रुत ज्ञान से मुझे जब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बाउंडेशन है मति शुद्ध ज्ञान वालों की। तो आप लोग अगर बताएंगे समझाएंगे कि हमें ये आया, इतना समझ में आया, इतना नहीं आया, तो हम उसको दोबारा से समझ लेंगे। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी तरफ से पढ़ा दूं और आप लोग को समझ में नहीं आए। मैं चाहता हूँ हम आप भी उतना अच्छी तरीके से समझें, है ना। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम उसको दोबारा से देख लें और अच्छे से देख लें। देखिए, अब मजेदार बात क्या है, इसको हम देवगुरु और उत्तर गुरु को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यद्यपि विदेह क्षेत्र में इन जनरल कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। ठीक है, परंतु देव कुरु और उत्तर कुरु में कर्म भूमि नहीं होती है, वहां भोग भूमि होती है। और वो भी कौन सी भोग भूमि होती है? भोग भूमि के भी 3 लेवल है ना। उत्कृष्ट भोग भूमि। हाँ, उत्कृष्ट भोग भूमि होती है। उत्कृष्ट ये सू मध्यम। हाँ, तो ये सूत्र ये बात कहना चाह रहा है, ये जो सूत्र अभी आया है वो ये बताना चाह रहा है कि देखिए कहाँ कहाँ पर भोग भूमि, सॉरी, कर्म भूमि है। तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे कर्म भूमि है? आप बताइए, इस पूरे जम्बू द्वीप में कहाँ कहाँ पे कर्म भूमि है? एरावत क्षेत्र में, आर्यखंड में और विदेह क्षेत्र में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दिया। देखो गीता जी ने पहला क्या बोला आपने गीता जी? एरावत, आर्यखंड और विदेह क्षेत्र में। हम्म, एक ऐरावत क्षेत्र में है। अभी हम सिर्फ क्षेत्र क्षेत्र को समझ लेते हैं। विदेह क्षेत्र में है, एक्सेप्ट उत्तर कुरु और देव कुरु, और आर्य और आर्यखंड भरत क्षेत्र। और भरत भरत क्षेत्र। क्षेत्र। बहुत अच्छे। और कहीं पर है क्या कर्म भूमि इसके अलावा जम्बू द्वीप में? नहीं है। अच्छा, कर्म भूमि और भोग भूमि किसे कहते हैं? आप लोग में से कोई कोशिश करेगा, बताएगा? सर मैं बताती वो हूँ। भूमि, हाँ, सुनो। हाँ, सुमन जी सर बताइए। सर कर्म भूमि जहाँ पर अपने को मेहनत करना पड़ता है, तो लाइक भोग भूमि में वृक्ष के सामने खड़े हो जाते थे और सब कुछ हासिल हो जाता था। बट हम्म। कर्म भूमि में कर्म करना पड़ता है, हम्म। लाइक। ठीक है, एक तो ये बात हुई। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने और सही दिया। इसके अलावा सुमन जी ने जो ये बात कही है, इसके अलावा कोई और कुछ ऐड ऑन करना चाहता है? इसकी कल्प वृक्ष होता है, बाकी इन कर्म। शॉर्ट युगलिका होता है। हम्म। और फल वृक्षों से मिल जाता है और नहीं मिलता है वो भोग भूमि में। हम्म। कर्मों का बंध और निर्जरा सिर्फ कर्म भूमि में ही होगी, भोग भूमि में नहीं होगी। सोचिए। धर्म नहीं है ना वो भोग भूमि में। भोग भूमि में धर्म ही नहीं है ना। क्या हमारा क्या बोले, विद्वत समाज इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है? बताइए विद्वत वर्ग। हम्म। मोक्ष नहीं होता बोलते हैं, बट देवगति में तो जा ही सकते हैं। वो तो देवगति में ही जाते हैं, भोग भूमि के ये ना, हम्म। देवगति में ही जाते हैं बट। गीता जी ने क्या बोला, आप लोगों ने सुना क्या? कि कर्म का बंध सिर्फ उसमें होता है, वो कह रहे हम्म। थे कर्म भूमि। हम्म। भोग भूमि। तो बताइए विद्वत वर्ग, आप लोग सब स्वीकार है आप लोगों को? नहीं, कर्म तो बंधेगा उधर भी। कर्म बंधेगा सर, मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ कर्म भूमि में ही होगी। हम्म। तो एक बात तो सही कही, बट वो चीज थोड़ी गलत हो गई। कर्म से संबंधित है ये पॉइंट। देखिए, कर्म भूमि वो भूमि होती है जहां जीव अपने कर्मों को नष्ट कर सकता है, अपने शुभ और अशुभ कर्मों को नष्ट कर सकता है। दोनों को नष्ट करना है कि एक को करना है? दोनों को। सबको नष्ट करना है। सबको नष्ट करना है मोक्ष के लिए तो। सबको ही करना है ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ को बचा लें। ये नहीं, तो पूरा अच्छे ही वाले नष्ट हैं, करना ये तो शुभ हैं। क्यों भाई? शुभ शुभ को नष्ट करना है कि अशुभ को नष्ट करना है, कि शुभ अशुभ दोनों को ही नष्ट करना है? है। मेरे हिसाब से तो दोनों को करना है। अच्छा, मैं इसको और सरल कर देता हूँ। साता वेदनीय को नष्ट करना है कि असाता वेदनीय को नष्ट करना है? दोनों को नष्ट करना है।
दोनों को ही नष्ट करना है ना, इसका मतलब। ठीक है, शुभ को हम रख लेंगे, शुभ तो अच्छा है, लेकिन शुभ को भी नष्ट करना होगा, शुभ कर्मों को भी। देखिए, तो बेसिकली जहां पर शुभ और अशुभ सभी कर्मों का नष्ट होना संभव है, जीव कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और कर्मों को नष्ट करके क्या होता है, कौन सी स्टेट होती है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। कौन सा तत्व है? मोक्ष तत्व है मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस मोक्ष तत्व की प्राप्ति आप कहाँ कर सकते हैं? कर्म भूमि में कर सकते हैं। कर्म। ठीक है, और बताइए कर्म भूमि में। सुनो भाई, अगर कर्म विकीर्णिय भूमि में, होते हैं। कर्म भूमि में विकीर्णिय अगर होते आप हैं। मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर सकते हो, तो यही वो कर्म भूमि है जहां आप सातवें नरक में जाने की भी तैयारी कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है? सातवें नरक में जाने की सामर्थ्य कहाँ होती है? कर्म भूमि में ही होती है। माने कर्म भूमि के जीव ही इतना उत्कृष्ट पाप कर सकते हैं, और वो उत्कृष्ट पाप करके कौन से नरक में? सातवें नरक में भी जा सकते हैं। जब आपने वन ऑफ द क्लासेस में वो सबसे लास्ट वाला मध्य लोक का जो सागर है, हम्म। उसमें वो जो जीव है, मत्स्य, हम्म। वो सातवें नरक में गया, तो वहां से सातवें नरक है ना, वहां से भी। हम्म। बट वो कर्म भूमि नहीं है, हम्म। तो वहां से भी सातवें नरक है, तो आई आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, इज इट्स नॉट अ कर्म भूमि, इट्स अ भोग भूमि, राइट? हम्म। स्वयंभू रमण समुद्र की बात कर रहे हैं ना आप? राइट, हाँ। हम्म। हाँ, फिर? नहीं, मैं मेरा वही क्वेश्चन, आप बोले कर्म भूमि से ही सातवें नरक में जाते हैं, वो कर्म भूमि नहीं है, बट वहां से भी वो सातवें नरक में गया है। नहीं, हाँ बराबर। वो जो स्वयंभू रमण समुद्र की हम बात करते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने बीच में एक आपको स्लाइड दिखाई थी जिसमें ये बताया गया था कि कहाँ पर कौन कौन सी भूमियां हैं। उसमें स्वयंभू रमण समुद्र के बारे में भी बताया था। याद है वो स्लाइड? दिखाऊं क्या, एक मिनट आपको? आप लोगों के पास है कुछ मटेरियल कि भूल गए? रुको, मैं दिखाता हूँ। हम्म, मिला आप लोगों को मटेरियल? नहीं मिला? नहीं सर, ढूंढे ही नहीं? हम वेट कर रहे हैं कि आप सेंड करोगे। आपने बोला ना 1 मिनट दिखाता हो, तो मैंने सोचा या तो इधर शेयर करोगे या ग्रुप में शेयर करोगे। देखिए, याद है ये एक बार हमने स्लाइड देखी थी कि कहाँ पर कौन सा काल है? हाँ। देखा? इसमें आप स्वयंभू पंचम रमण काल। समुद्र को ट्रेस कर पा रहे हो? हाँ हाँ, सर। लास्ट में है पंचम, पंचम काल तुल्य। हम्म। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। वापस चलते हैं। हम्म। चलिए, भोग भूमि और कर्म भूमि की बात कर रहे थे। कर्म भूमि नरक, अगर आप सातवें नरक जा सकते हो, तो बताइए उत्कृष्ट स्वर्ग कौन सा है? देखो, मोक्ष हो सकता है उत्कृष्ट कर्म भूमि में। ठीक है, अब संसार में सबसे उत्कृष्ट और सबसे निकृष्ट क्या है? मोक्ष और नरक। मोक्ष और नरक। बट मोक्ष तो संसार में नहीं कहेंगे हम। कहेंगे क्या, बताइए विद्वत समाज? नहीं, नहीं कहेंगे। 5 जा अनुत्तर सकते हैं, विमान लास्ट। जा सकते हैं, बट संसार में नहीं है। संसार से हाँ, मुक्ति का मार्ग। क्योंकि संसार में हम मोक्ष को तो संसार में नहीं ले सकते, मोक्ष को ही संसार में लेंगे। बहुत
दिक्कतें आएंगी, हमारे पूरा मेटाफिजिक्स हिल जाएगी। ठीक है। संसार से मुक्ति का है। हाँ, देखिए, कर्म भूमि से ही आप मुक्त हो सकते हैं। कर्म भूमि से ही आप सबसे निकृष्ट सातवें नरक में जा सकते हैं। और कर्म भूमि से ही सर्वोत्कृष्ट पुण्य बांध करके आप मैक्सिमम कहाँ जा सकते हो? 5 बताइए। अनुत्तर विमान। हम्म, कहाँ, क्या बोलते हैं इनको? कौन से देव सर्वा बोलते हैं? सर्वा सिद्धि सर्वा योग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है ना, सर्वार्थ सिद्धि के देव बोलते हैं, इसे सर्वार्थ सिद्धि बोलते हैं। है ना, क्या होता है, किधर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य करके मोक्ष तो नहीं होता ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि हम पुण्य करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा? नहीं सर। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अगर हम नहीं। पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्गाधिक में जाएंगे, और कर्मों का नाश करेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। कर्म भूमि ही ऐसी है जहां आप कर्मों को नष्ट भी कर सकते हो, सबसे खराब कर्म भी बांध सकते हो, सबसे अच्छा कर्म भी बांध सकते हो। ख्याल में आ रहा है? तो ये कहलाती है कर्म भूमियां, जहां चारों गतियों के जाने के रास्ते खुले हैं। चारों गतियों के जाने के रास्ते खुले हैं, और चारों गतियों से पार जो पंचम गति है, कौन सी है वो पंचम गति? किसे बोलते हैं पांचवी गति? मोक्ष। मोक्ष। ना मोक्ष सर। मोक्ष, को। सिद्ध गति। मोक्ष को, सिद्ध अवस्था को। बहुत सुंदर। ठीक है, तो कर्म भूमि ही, इन शॉर्ट, कर्म भूमि ही ऐसी है जहां से आप चारों गतियां, सब जगह के रास्ते खुले हैं, चारों गतियों में जा सकते हो। और कर्म भूमि ही ऐसी जगह है जहां आप पंचम गति की भी प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है। और भोग भूमि में क्या है? भोग भूमि में कर्म की नहीं, भोगने की प्रधानता होती है, इसलिए वो भोग भूमि है। आजीविका के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कोई बिजनेस नहीं करना पड़ता, किसी को रोटी नहीं बनानी पड़ती, किसी को घर के काम नहीं करने पड़ते, किसी को बाजार का काम नहीं करने पड़ते। सब कुछ, जो कुछ भी चाहिए वो किससे मिल जाता है? कल्प कल्प। वृक्ष से। कल्प कल्प वृक्ष। वृक्ष, वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष आपको बताए थे। ठीक है, उन सभी 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से वो सारी सामग्री उनको मिल जाती है। और भोग भूमि का जीव मर करके नियम से कहाँ जाता है? देव स्वर्ग। गति। सुंदर, बहुत अच्छे। भोग भूमि का जीव नियम से मर करके देवगति में जाता है। देवगति। ना तो भोग भूमि का जीव नरक में जाता है, ना ही भोग भूमि का जीव मोक्ष में जाता है। मोक्ष। ठीक है, वो मर करके देवगति में जाता है। एक वो खतरनाक लेकिन क्वेश्चन सर, पूछो। एक हाँ। एक नर्क में तो जा सकते हैं ना गॉड्स, मतलब वो जो हम्म। आ, वो तो कौन? एक्सेस होता है ना, some heavenly gods can access one hell। भवनपति। हम्म। एक परमाधामी एक बोल रहे हैं। हाँ हाँ। बट वो भी देव ही है ना। ओनली दैट प्लेस ऑफ स्टे इज देयर। ओके, दे किसकी बात ओनली कर रहे हो आप? एक्सेस। वो परमाधामी देव का बोल रहे सर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो तो वो देवगति उस के जीव है, वो वो बोल नरक रहे हैं। थोड़े है। नरक गति के जीव हम किसे कहते हैं? हम नरक उसे कहते हैं जिसके नरक नाम कर्म का उदय होता है, नरक अच्छा आयु अच्छा, होती ओके है। ओके। उनके नरक आयु उदय, अभी आप 8 कर्म पढ़ोगे ना, उसमें आयु कर्म होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो भले ही वे नरक में रहते हैं, बट वे नारकी नहीं है, वे देव नहीं हैं। है, ओके करेक्ट, ओके ठीक ओके। है। चलिए, खतरनाक क्वेश्चन, कैलकुलेट कर करके बताइए कि, मैं उसके लिए आपको हेल्प देता हूँ। ये है जम्बू द्वीप। ठीक है। इस जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 32 क्षेत्र। कितने हैं क्षेत्र? 7 7 7। 7। 7 के नाम जल्दी से दोहरा दीजिए ताकि सबको रिवाइज हो जाए। कोई एक दोहरा दीजिए जल्दी से। पूरे तो भरत नहीं याद। क्षेत्र। सर भरत क्षेत्र है। हम्म। हेम हेम वत्स वर्ष है। रम्यक वर्ष है। हम्म। पूरे नहीं याद है सर मुझे। और एरावत। हम्म। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। हम्म। चलिए, अब 7 क्षेत्र हैं। अब आपको ये बताना है कि इन 7 क्षेत्रों में से कहाँ कहाँ कि कर्म भूमि है और कहाँ कहाँ भोग भूमि है। कैलकुलेट करके बताइए।
चलो 3 मैं में कर्म भूमि, 4 में भोग भूमि। हम्म। ढाई द्वीप में कर्म भूमि है ना, हम्म। बाकी में तो भोग भूमि रहेगी। अलका ने करेक्ट बोला है सर। एरावत और भरत और ये महाविद्या। हम्म। बट इसमें अभी एक चीज मिसिंग है जिससे हमारी क्लास शुरू हुई थी। इसमें उत्तर कुरु और देव कुरु उत्तर कुरु। देव हाँ करो हाँ। उत्तर करो, हाँ एक्सेप्टिंग। उधर नहीं है। बहुत अच्छे। अब देखो कैलकुलेट करना है सभी को। जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमि है और कितनी भोग भूमि है, तो कैलकुलेट करके बताइए कितनी कर्म भूमि हो गई। 3। तीन ही तो हुई। हाँ हाँ, तीन ही हुई, वो घबराइए मत। वो कौन कौन सी 4 तीन 5 है? 6। भरत, एरावत और महाविद्या। एंड बट यू वांट टू टेल एक्सेप्ट। दैट एक्सेप्ट देवगुरु एक्सेप्ट एंड उत्तर कुरु। गुरु and उत्तर कुरु। सिमर जी समझ में आ रहा है? इसी से हमारी क्लास शुरू हुई थी। अब मैं आपको करेक्ट करेक्ट। कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इस पूरे जम्बू द्वीप में तीन जगह हैं जहां पर कर्म भूमि है। भरत क्षेत्र, ठीक है, जहां हम रहते हैं। भरत से बिल्कुल मिलती हुई व्यवस्था कहाँ की है? सेम डिट्टो, एरावत ऐरावत एरावत। की। ठीक है। और कहाँ से और मोक्ष बीच होता है? बीच में विदेह। लेकिन विदेह में देवकुरु देवगुरु और और उत्तर गुरु को उत्तर छोड़कर। कुरु। इसका मतलब तीन क्या हो गई? कर्म भूमि। कर्म भूमि। ठीक है। अब कितने भरत हैं, कितने ऐरावत हैं और कितने देवकुरु और उत्तर कुरु हैं पूरे ढाई द्वीप में? सर 5 5 5 5। 5 5 5। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। हाँ, तो धातकी खंड में कितने हैं? 2 भरत। दो भरत हैं, दो ऐरावत हैं, और दो विदेह। विदेह। विदेह, हाँ, सॉरी दो सॉरी, हाँ। विदेह हैं। सही है, सही है। ओके। ठीक है, दो विदेह हैं। तो कितने हो गए ढाई द्वीप में? कितने हो गए? 15 हुए। बहुत अच्छे। इसका मतलब भरत क्षेत्र में अगर हम जम्बू द्वीप का देखें तो जम्बू द्वीप में तीन कर्म भूमि है। और हम पूरे ढाई द्वीप में देखें तो कितनी कर्म भूमियां हैं? 15। 15। 15 कर्म भूमि है। बहुत अच्छे। अब भोग भूमि को कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में कितनी भोग भूमियां हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? 6। 4 हम्म। हुए ना। हाँ 4 क्षेत्र, देव कुरु उत्तर कुरु। हाँ, और बहुत अच्छे। चार क्षेत्र कौन कौन से हुए, नाम बताइए। क्षेत्र। हेमवत, हरिवास, रम्यकवास और हिरण्यवत। ये बार बार आपसे बुलवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो। आप लोग बोलिए, बोलेंगे नहीं तो फिर आपको याद कैसे होंगे? बोलिए सभी लोग, कौन कौन से हेमवत हैं? वर्ष, हम्म। हेमवत वर्ष, हरि हरिवर्ष, रम्यक वर्ष और हिरण्यवत। ठीक है, ये हिरण्य तो हो गए क्षेत्र। और दो कौन कौन, दो और कौन सी है एडिशनली? देवगुरु उत्तर करो। देवकुरु और उत्तरकुरु। बहुत अच्छे। तो इस तरीके से जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं और कितनी भोग भूमियां हैं? तीन कर्म भूमि है और छह भोग भूमि है। भोग भूमि। ठीक है। अब पूरे ढाई द्वीप में कैलकुलेट करें तो 15 कर्म भूमियां हैं और 30। और बताइए 30 विद्वत समाज। 30 भोग भूमि। हमारा विद्वत वर्ग मौन क्यों हो जाता है? 30 है सर, 30 है, करेक्ट है, हाँ 30 वही है। तो, कैलकुलेट तो करो, ये तो बेसिक मैथ्स है। मैंने इतना तो हम कैलकुलेट करें कितना हुआ, अगर जम्बू द्वीप में इतना है तो वहां कितना होगा, यहाँ ये 6 तो है और करो। 12 12। 6 हम्म। 12 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमि हुआ टोटल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो हिसाब आ गया पूरा। 15 कर्म भूमियां हो गई और 30 क्या हो गई? भोग भूमियां हो गई। ठीक है। इस तरीके से कितनी भूमियां हैं टोटल ढाई द्वीप में? 45। 45। 45। 45। ठीक है। तो इस तरीके से ढाई द्वीप में, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 45 भूमियां हैं।
जिसमें से 15 कर्म भूमियां हैं और 30 भोग भूमियां हैं। करेक्ट। आगे बढ़े। हाँ सर। कोमल जी, सुमन जी, आप लोग हैं क्लास में? हाँ ठीक है, कोमल जी दिख रहे हैं, ओके। यस सर। समझ में आया? आगे बढ़े सुमन जी। हाँ सर। हम्म, चलिए। जब वापस आते हैं, अब अगले सूत्र में बताया जा रहा है मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति। ठीक है, देखिए। निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है मनुष्य की, मैक्सिमम और मिनिमम? तो एक मनुष्य की, माने मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति है 3 पल्योपम, 3 पल्य। और जघन्य कितनी है? अंतर्मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। ठीक है। तो इस तरीके से उत्कृष्ट स्थिति है 3 पल्योपम। 3 पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति किसकी होती है? फर्स्ट आरा कहाँ के वाले की मनुष्यों की होती है। होती है? फर्स्ट आरा में युगलिक की होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है ना, जो उत्तम भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं, उन उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु होती है 3 पल्य। ठीक है। और अंतर मुहूर्त वाले मनुष्य कहाँ मिलेंगे? कौन से हैं, किधर हैं, क्या है? समुच्चय। हम्म। सम्मूर्छन अपर्याप्तक मनुष्य जो होते हैं, वे सम्मूर्छन अपर्याप्तक मनुष्य की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। ठीक है, वे मनुष्य अंतर मुहूर्त तक मनुष्य आयु में रह करके चले जाते हैं। ठीक है, अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये बताने के लिए है कि जैसे मनुष्यों को बोला है वैसे तिर्यंचों को समझना। तिर्यक योनि जना, तिर्यक योनि जानाश्च। तिर्यक योनि माने तिर्यंचों की भी जो स्थिति है वह इसी प्रकार से है, इतनी ही है। कितनी? जितनी मनुष्यों की है। क्या? उत्कृष्ट और मध्य, उत्कृष्ट और जघन्य। कितनी कितनी है? उत्कृष्ट 3 पल्य है, जघन्य अंतर्मूर्त है। तो जैसे उत्कृष्ट और जघन्य आयु मनुष्यों की जितनी बताई है, उतनी ही उत्कृष्ट और जघन्य आयु किसकी है? तिर्यंश की। तिर्यंश। तिर्यंचों की है। ठीक है। अब तिर्यंच कितने प्रकार के होते हैं? 48। देखिए, इंद्रियों की अपेक्षा से अगर हम डिवाइड करें तो तिर्यंच 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक एकेंद्रिय तिर्यंच होते हैं, जो निगोदियां हैं, सर्वत्र फैले पड़े हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना एक छत्र राज्य कर रखा है पूरे 3 लोक पर। तो एक तो वे एक इंद्रिय तिर्यंच हैं। दूसरे विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय किसे बोलते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर के तो 4 इंद्रिय ये तक के आगे। जीवों को। एक तो वे तिर्यंच होते हैं, और तीसरे पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं। तो इन सभी की तो इस प्रकार से इन सभी की, माने मनुष्यों की और तिर्यंचों की जो उत्कृष्ट आयु की बात है वो यहाँ पर कही गई इस सूत्र में। और इस प्रकार से अपना जो तीसरा चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ पर खत्म होता है। और आपकी जो 3rd यूनिट जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। आप लोगों को आइडिया है कि आपकी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं जैन कॉस्मोलॉजी की। बाकी जो 4th यूनिट है, जिसके आपका 4th चैप्टर है, ठीक है, वो अपन आगे नेक्स्ट कल की क्लास में उसको देखेंगे। तो अभी अधोलोक का और मध्यलोक का, 2 लोक की जर्नी है वो आप लोगों ने कर ली है, वो आपने देख ली है। अब अधोलोक की जो जर्नी है वो उधर क्या है, कैसा है, किधर रहते हैं, क्या होता है, क्या व्यवस्था है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देव कौन कौन से होते हैं, उनके कितने कितने भेद होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं, उसकी कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए पूरा डेडिकेटेड है हमारा 4th
तत्पाल सूत्र का 4th चैप्टर और हमारे जैन कॉस्मोलॉजी के पेपर का 4th यूनिट। ठीक है, अब चूंकि हमारा 3rd यूनिट हो चुका है, हम 3rd यूनिट तक पहुंच चुके हैं और हमारे लास्ट यूनिट बाकी है, तो आप लोग अपना असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वो लिखना शुरू कर सकते हैं, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है और उस असाइनमेंट को आपको फिर प्रेजेंट भी करना होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो आपका हम टेस्ट भी ले सकते हैं। आप लोग कब टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? दोनों चीज़ें हैं, आपको असाइनमेंट जो देना है वो और आपका टेस्ट भी जो है वो, जब आप लोगों को अनुकूलता हो उस हिसाब से बता दीजिएगा। सर असाइनमेंट यानी कि असाइनमेंट मतलब प्रेजेंट क्या टॉपिक कैसे डिवाइड करें सर? मतलब लास्ट टाइम तो क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस भी डिवाइडेड, तो इस बार कैसे करें? आप लोगों को कैसे करना है बताइए, सर हम आप कैसे ही भी दे सर दीजिए आई ना कोई। फील वैसे ही जो करते आप हैं सर, लोगों को आप दे दीजिए कन्वीनियंट बिल्कुल। हो, जो आप मतलब लोगों आई को आप ही फील दे कन्वीनियंट दीजिए फाइन, सर। नहीं आई फील फाइनेंस के क्वेश्चन एक्सक्लूड कर देते हैं सर 9 और 12 में से। वी हम्म विल राइट एंड सबमिट इट ताकि सबको एक प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज इस बार आई फील बहुत लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम हुआ। मतलब लेट इट बी प्रॉपर ऑन पेपर राइटिंग, हम्म। ताकि कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं भी वो बोल सकते हैं। ठीक है, यस वैसा कर सर। लेंगे। तो लिख कर हाँ, बिकॉज सबमिट। बहुत लोगों को बहुत कुछ पता था, आई फील दे कुडंट प्रेजेंट इट प्रॉपरली ऑन द पेपर। हम्म। तो राइट। क्वेश्चन वाइज ही एक 9 और एक 12, दो क्वेश्चन लेट देम राइट एंड सबमिट इट। ठीक है, वैसा कर लेते हैं। और फिर वो आपने क्या ठीक लिखा क्या नहीं लिखा, वैसा कोई फीडबैक अगर मुझे देना होगा तो वो हाँ भी मैं आपको दे दूंगा, तो आपको बिल्कुल लाइव सर। फीडबैक मिल जाएगा और अपनी समझ में आ पाएगा। वैसा कर लेंगे अपन, ठीक है, वैसा कर लेते हैं। सर ठीक है, आप और फिर क्वेश्चन बैंक दे दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम्म। एटलीस्ट मेरे ठीक। लिए तो सही है। के लिए चाहिए। हाँ, क्वेश्चन बैंक तैयार है, एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ा है, वो मैं आपको भेज देता हूँ। जी सर। ओके। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना उसी में से असाइनमेंट चूज कर लीजिएगा आपस में जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगा तो आप लोग उसी में से दो दो कोई चूज कर ले, दो दो तीन तीन जैसा भी आपको लगे उसमें से ले ठीक है सर। लीजिएगा। ठीक है, 2 9 मार्क्स का या एक 12 मार्क्स का, ऐसा करके 3 क्वेश्चंस ले सकते हैं, वैसा लिख सकते हैं अप्रोक्स 10 to 15 पेजेस। ठीक है सर। ठीक है, और फिर उसी उसमें से ही जब आपका प्रेजेंटेशन होगा तो आपको रिटन का भी फीडबैक मिलेगा, प्लस आपको कुछ 10 to 15 मिनट्स कोई एक क्वेश्चन में से आपको प्रेजेंट भी करना होगा। ठीक है, जो आप लिखेंगे उसी वही क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, उसमें से कोई आपको रैंडमली बोला जाएगा, तो आप वैसा ही एक दिन प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है टेस्ट सर। कब रखना है, टेस्ट कब लोग लेना चाहते हैं आप लोग? टेस्ट पूरे 3rd और 4th चैप्टर का लेना चाहते हैं कि 3rd चैप्टर का लेना चाहते हैं? जैसे थर्ड सजेस्ट चैप्टर का हम सर। ओके। थर्ड एक्स चैप्टर का सर। एक्सक्लूडिंग ऑन 4th सर। और हाँ इंक्लूडिंग? सर, एक्सक्लूडिंग। लेकिन एग्जाम में चार दोनों ही आएंगे, है ना? 3rd और 4th दोनों ही हाँ आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अपन 3rd चैप्टर का ले सकते हैं। कब आप लोग देना चाहेंगे टेस्ट? सर अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम बाद ही सर। तो एग्जाम्स वगैरह भी है सर। सर, अप्रैल हाँ, एंड तक देंगे तो चलेगा कि बहुत लेट होगा? मुझे बहुत कोई लेट हो दिक्कत नहीं, जाएगा, अप्रैल मुझे कोई 15 दिक्कत कर ले नहीं क्या? है, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के ऊपर फिर एक साथ सभी पेपर्स हाँ, का लोड आ जाए। आई थिंक अप्रैल 15th सर, विल वर्क। अप्रैल 15 कर लेते हैं सर। हाँ सर। अरे मैं नहीं हूँ, 4 से 16 नहीं हूँ। तो 17 को कर लेंगे, 17 को बट कर लेते अप्रैल हैं। मिड वीक में कर लेते हैं बोल रही हूँ। हाँ, इट विल बी इजियर। 20th तक चलेगा सबको? सर मैं 17 से लेकर तो 5th मई तक नहीं हूँ सर, 2 शादियां हैं घर में। आप लोग डिसाइड कर सर हम लीजिएगा, ये हमारे ग्रुप बहुत में ठीक है, मुश्किल डिसाइड हम कर होगा। एक लेंगे सर। ग्रुप में डिस्कस हम करके हाँ, देखते हमारे हैं ग्रुप सर। में आप डिस्कस। सर हाँ, राइट। एक क्योंकि क्वेश्चन है। आपके अपने कन्वीनियंस से कर लीजिएगा। ठीक सर है, आप क्वेश्चन बैंक से 3 क्वेश्चंस बोल रहे हो, तो हम लोगों में रिपीट होगा चलेगा? क्योंकि 3 क्वेश्चंस लेंगे तो रिपीट तो होना ही इतने लोगों में। हम्म, कोई बात नहीं, चलेगा। चलेगा। सो जो लिखते हैं बस उसी को एज अ पीपीटी प्रेजेंट करना है सर ना सर? हम्म, ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद। चलिए, बाकी 4th चैप्टर की शुरुआत अपन कल करेंगे, है ना? ओके, ओके ठीक है सभी सर। सर। को जय जिनेंद्र। जय श्री चलिए। राम। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र सर। सर।